Hello students, this is your chapter number 1, rational number. So let's start with definition. What is rational number? A number that can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q does not equals to 0 is called a rational number. So rational number किसको कहते हैं? जो कि p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और p और q क्या यहाँ पर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. ओके, एंड वन मोर कंडीशन इज q डज नॉट इक्वल्स टू 0. q कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल p अपॉन q का एग्जाम्पल क्या है? 1/2, 1/1, 0/1, 36/13 एट्सेट्रा. जो भी इंटीजर्स आप p और q के रिस्पेक्ट में ले सकते हो वो सब आपके रैशनल नंबर्स फॉर्म करेंगे. ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज. क्लोजर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज फॉर रैशनल नंबर्स में सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हम इंटीजर्स के लिए पढ़ते थे क्लास 7th में, दैट a और b अगर कोई भी इंटीजर है तो उनका सम अगर हम करें या फिर उनका सब्ट्रैक्शन करें, डिफरेंस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमेशा एक इंटीजर ही देते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पर हम रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को देखेंगे. सबसे पहले एडिशन के लिए देखते हैं. अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर a अपॉन b एंड c अपॉन d है तो इन दोनों का सम हमेशा एक रैशनल नंबर होगा. फाइन. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस हमेशा एक रैशनल नंबर होगा. ओके, एंड इनका मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट हमेशा एक रैशनल नंबर होगा. दो कोई भी अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं तो उनका मल्टीप्लाई एक रैशनल नंबर ही आता है. डिवीजन, अगर हम दो रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा, पर उसके लिए कंडीशन है कि जो ये b और c है ना ये कभी भी 0 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि b और c हमारे इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे? डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, है ना. तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी अगर हम a अपॉन 0 लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है. ओके, इसको हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते. सो ये फॉर्म नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये एक रैशनल नंबर ही हमें देगा. ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप इंटीजर्स के लिए जानते हो. क्या होता है? कोई भी दो इंटीजर्स है a प्लस b तो उनका रिजल्ट हमेशा b प्लस a के जितना ही आएगा. ओके, a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a. ओके, यानी कि a और b का सम हमेशा इक्वल आएगा b और a के सम के बराबर. तो ये हम अब रैशनल नंबर के लिए देखते हैं. एडिशन के लिए देखेंगे. a प्लस b, a अपॉन b और c अपॉन d को अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा वो c अपॉन d प्लस a अपॉन b के बराबर आएगा, जो कि ट्रू है. ओके, ये रिज़ल्ट ट्रू होगा इस कंडीशन के लिए. राइट. नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे. हमें कुछ नहीं करना है, बस प्लस की जगह माइनस पुट कर देना है. सब्ट्रैक्शन के लिए a अपॉन b माइनस c अपॉन d इज इक्वल्स टू c अपॉन d माइनस a अपॉन b. तो ये रिज़ल्ट हमेशा फॉलो नहीं करता है, ये रिज़ल्ट फॉलो ही नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर हम अगर देखें तो 1/2 में लूँ माइनस 3/2 अगर मैं लिखूँ तो क्या ये 3/2 माइनस 1/2 के बराबर होगा? लेट्स चेक इट. इसका आंसर हमारे पास आएगा -3 and 1, तो ये -2/2 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 2/2 विच इज़ नॉट इक्वल. ओके, तो ये कंडीशन हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सूट नहीं होती है. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन ट्रू है इस कंडीशन के लिए. a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन d अगर हम करते हैं तो इसको आप किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करो, c अपॉन d को पहले लिखो या फिर a अपॉन b को पहले लिखो, आपका रिज़ल्ट सेम आएगा. ओके,
डिवाइड के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ये आपका फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 इंटीजर्स को लेते थे। अगर हम इंटीजर्स के फॉर्म में देखें तो a प्लस b को अगर हम ऐड करते हैं और देन उसका ऐड करते हैं c के साथ, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो a को अगर हम b प्लस c के साथ ऐड करें इसके बराबर आ जाता है। ओके, सो कोई भी सीक्वेंस हो, इनका रिज़ल्ट कोई भी अगर हम ग्रुपिंग करें तो इनका रिज़ल्ट हमेशा एक जैसा ही आएगा। ये कंडीशन एडिशन के लिए फॉलो होती है अगर ये ऐड हो रहे हैं। ओके, कब? रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में ये कंडीशन एडिशन के लिए फॉलो होती है, एसोसिएटिविटी है। सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होता है। ठीक है, आप a/b, c/d, e/f की जगह कोई भी रैशनल नंबर पुट करके देखोगे तो ये फॉलो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए यस इट फॉलोज, ओके, एंड डिवाइड के लिए फॉलो नहीं करता है। फाइन, तो ये आपको याद करना है कि कौन सी कंडीशन फॉलो करती है, कौन सी नहीं करती है। वैसे ये बस समझने वाली बात है, आपको इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप खुद इसको प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट इनमें रैशनल नंबर पुट करके। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर a अगर हम इंटीजर के फॉर्म में समझे तो a का अगर मल्टीप्लाई हम b प्लस c के साथ करते हैं तो ये कैसे a, b और c के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो है। ठीक है, तो a का पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस का साइन, एंड देन a का c के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो यही चीज़ हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में देखें तो a/b हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन c/d प्लस e/f के साथ करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? a/b का डिस्ट्रीब्यूशन पहले c/d के साथ होगा, देन a/b का e/f के साथ होगा। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन आएगी, बस प्लस की जगह हमारे पास माइनस साइन आ जाता है। ओके, बेसिकली हमें इसमें a/b को या फिर रैशनल नंबर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अंदर ब्रैकेट के, तो वो हम देखते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ पर यूज़ होने वाली है? आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ आएगी जहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिए होंगे सपोज 3/5 इज़ मल्टीप्लाइड विद 4/6 प्लस 3/5 इज़ मल्टीप्लाइड विद 1/6। तो आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से 3/5 को बाहर ले लिया एंड 4/6 प्लस 1/6 को लिख दिया। यही तो चीज़ है ये, राइट। नाउ लेट्स कम टू द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर p/q इज़ माइनस p/q। ओके, एडिटिव इनवर्स का मतलब है किसी रैशनल नंबर के साथ ऐसा नंबर ऐड करना है हमें कि रिज़ल्ट हमारा ज़ीरो आए, राइट। जैसे 1/2 के साथ हमने क्या प्लस किया है? माइनस 1/2, और ये हमारा रिज़ल्ट है ज़ीरो। फाइन, एंड वन मोर थिंग, ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी एज p/q प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू p/q। ज़ीरो हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी हम ये कहलाता है। अगर आपको पूछा जाए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो ज़ीरो इज़ ऑलवेज अ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, क्योंकि ज़ीरो का किसी भी नंबर के साथ अगर हम प्लस करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, यानी कि आइडेंटिटी हमें मिलती है। तो ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, 6 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। ओके, क्योंकि 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, p/q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम p/q ही आएगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 कैसे होती है। ओके, लास्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो अगर कोई भी आपके पास रैशनल नंबर p/q है
तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल हमें पता है क्या होता है, Q/P। ओके, या फिर अगर हम कोई एग्जांपल लें, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/2। फाइन, सो दीज वर योर rational number properties. Students, let's come to the exercise 1.1, and question 1 is, using appropriate properties, find -2/3 multiply 3/5 plus 5/2 minus 3/5 multiply with 1/6। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अभी तक हमने जो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उनका यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ओके, सो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पूरे क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन है 3/5 यहाँ पर है एंड 3/5 यहाँ पर भी है। सो क्यों ना मैं ये 3/5 इंटू 1/6 वाला जो टर्म है इसको आगे ले आऊँ इस टर्म के साथ। ओके, एंड इसको बाद में लिखूँ। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आता है, कॉम्यूटेटिव। लिखते थे ना, A+B इज इक्वल्स टू B+A। ओके, सो रैशनल नंबर के लिए क्या होता है, कॉम्यूटेटिव यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, -2/3 इंटू 3/5, मैं ये वाला पूरा टर्म आगे लिख रही हूँ, -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 देन प्लस का 5/2। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं 3/5 और यहाँ पर भी 3/5 है, इसको बाहर ले लेती हूँ कॉमन। ओके, हम डिस्ट्रीब्यूटिव में पढ़ते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या पढ़ते थे, A/B इज़ मल्टीप्लाइंग विद B/C प्लस C/E/F। ओके, सो इसका क्या आता था आंसर, A/B इज़ मल्टीप्लाइंग B/C माइनस A/B इज़ मल्टीप्लाइंग विद E/F। ओके, ये हमारे पास आता था। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये अवेलेबल है, इससे हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, 3/5 को बाहर लिख दो क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, एंड ब्रैकेट क्लोज, -2/3 माइनस 1/6, जो जिसका साइन है वो कहीं नहीं जाएगा, उसी के साथ रहेगा, 5/2। नाउ लेट्स सॉल्व द ब्रैकेट। 3/5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 6 है। सो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, एंड तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/6 माइनस 1/6 प्लस 5/2। नाउ 3/5 इज मल्टीप्लाइड विथ -4 और -1 है, तो इसको हम लिखेंगे -4 माइनस 1/6 प्लस 5/2। नाउ 3/5 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 5/6 आ जाएगा प्लस 5/2। यहाँ से मैं 5 को 5 से कैंसिल आउट कर दूँ और 3 से 6 को 2 टाइम कैंसिल आउट कर दूँ, तो ये हमारे पास फाइनल जो आएगा -1, क्योंकि यहाँ पे -5 था और यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 बच जाएगा और ये प्लस का 5/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 का है -1 है, -1 प्लस 5/2 दैट इज़ 4/2, और जो सबसे फाइनल हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल आउट किया, तो 2 हमारा फाइनल आंसर। तो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। Students, now next question is, write additive inverse of the following। हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर के साथ अगर हम ऐसा कोई नंबर ऐड करें जिससे कि उसका रिज़ल्ट हमारे पास 0 आए, तो वो नंबर एडिटिव इन्वर्स होगा।
जैसे कि P अपॉन Q के साथ अगर मैं माइनस P अपॉन Q को ऐड कर दूँ तो मेरे पास इसका रिज़ल्ट 0 आएगा। तो हमेशा एडिटिव इन्वर्स सेम नंबर विद द डिफरेंट साइन होगा। ओके, फॉर 2 upon 8 the additive inverse will be minus 2 upon 8. Okay, second 2 upon minus 9, 2 upon minus 9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम 2 अपॉन माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 अपॉन 9। ओके, क्योंकि ये साइन हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पे कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ माइनस 2 अपॉन 9 का एडिटिव कितना होगा? एंड इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स इसका होगा 2 अपॉन 9। ओके, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। माइनस 6 अपॉन 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 अपॉन 5। ओके, एंड क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव का 6 अपॉन 5 आएगा, एंड इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास माइनस का 6 upon 5. Now let's come to the question number 3. Verify that minus x bracket minus x is equals to x. For I'm taking second part, x equals to minus 13 upon 17. तो हमें क्या करना है? अगर हमारे पास x की वैल्यू दी है माइनस 13 अपॉन 17, तो हमें वेरीफाई करना है कि माइनस ब्रैकेट माइनस x किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। यानी कि लेट्स राइट इट हियर, माइनस x इज इक्वल टू x। लेट्स टेक LHS। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ओके, लेट्स टेक LHS। माइनस, अगेन एक माइनस है जो हमें दिया गया है। ओके, नाउ x की जगह मुझे क्या पुट करना है? माइनस 13 अपॉन 17। ओके, ओके, नाउ पहले मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूँगी। माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 13 अपॉन 17, राइट, एंड माइनस अगर हम अंदर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 13 अपॉन 17। सो ये माइनस 13 अपॉन 17 हमारे पास क्या है? x, राइट, सो इट इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया। ओके, सो इट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2 and 3. Now students, let's come to the question number 4. Find the multiplicative inverse of the following. हमें क्या करना है? इनका multiplicative inverse find out करना है। Multiplicative inverse या फिर हम कह सकते हैं reciprocal. ओके, सो माइनस 13 का रेसिप्रोकल कितना होगा? ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 30। ओके, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा? 1। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल आपको पता चल गया क्या होता है। सिमिलरली माइनस 13 अपॉन 19 के लिए रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस 19 अपॉन 30। ओके, 1 अपॉन 5 के लिए क्या होगा? 5 और 5 अपॉन 1। ठीक है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कितना आएगा? 15 अपॉन 56। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, 15 अपॉन 56। नाउ इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 56 अपॉन 15. Now let's come to the question number 5. Name the property under multiplication used in each of the following. हमें इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। ओके, फर्स्ट वन देखते हैं। -4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4 अपॉन 5। ये हमारे पास रिजल्ट दोनों का क्या आया है?
-4/5 के बराबर। इसका मीन्स क्या है, 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो वो हमारे पास हमेशा सेम नंबर आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाती है। तो 1 इज कौन सी प्रॉपर्टी है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, हमने पढ़ा था कोई भी सीक्वेंस में अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनका रिजल्ट सेम आएगा, लाइक a/b मल्टीप्लाई बाय c/d, या हम इसको लिख सकते हैं c/d मल्टीप्लाई बाय a/b, है ना। तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फाइन, नेक्स्ट इज -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास -19/29 है, इसको मल्टीप्लाई किया है हमने इसी के रेसिप्रोकल से, ओके, और ये हमारे पास रिजल्ट 1 दे रहा है। इसका मतलब हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है। Inverse. Fine. So this was your question number 5. Now let's come to the question number 6. Multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16. हमें क्या करना है, 6/13 के को मल्टीप्लाई करना है 7/16 के रेसिप्रोकल से। So let's do it. Let's write 6/13 and multiply it with 16/-7, ओके, क्योंकि हमें पता है 7/16 के रेसिप्रोकल कितना होगा, 16/-7। So this will give us the result 96/-91, ओके। और आप इसको क्या लिख सकते हो, -96/91, okay. So this is your answer. Students, let's come to the question number 7. Tell what property allows you to compute 1/3 multiply 6 multiply 4/3 as 1/3 multiply 6 bracket close multiply 4/3। ठीक है, तो हमें बताना है कि हम इस फॉर्म में कैसे जब लिखते हैं तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट फॉर्म को इक्वल में लिखा है सेकंड फॉर्म के, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे बदलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू बदलते हैं, ओके। सो लेट्स राइट 1/3 को मैं लिखती हूँ a/b मल्टीप्लाई 6 को मैं 6/1 लिख सकती हूँ। सो आई विल राइट इट एज c/d मल्टीप्लाई 4/3 को मैं e/f लिख देती हूँ, ओके। हियर सेम a/b मल्टीप्लाई c/d ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई e/f, ओके। सो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी रैशनल नंबर की, तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 whole 1/8? Why or why not? तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है कि 8/9 1 whole 1/8
का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं. ओके, सो सबसे पहले लेट्स टेक -1/8 एंड सिंप्लीफाई इट. सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9/8. ओके, ना इसके हमारे पास दो तरीके हैं. या तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर अगर 1 आ जाता है तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, और या फिर इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स डू इट विथ रेसिप्रोकल. द रेसिप्रोकल ऑफ -9/8 is what? 8/-9, which is not equal to 8/9, क्योंकि ये माइनस का आ गया और ये हमारे पास प्लस का आ गया. सो इट इज़ नॉट. सो 8/9 is not the multiplicative inverse. ओके, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 8/9 विद 9/8. अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के, या 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -9/8 है, तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आना चाहिए 1. पर क्या आप बता सकते हो इसका रिजल्ट कितना है? इसका रिजल्ट है -1, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1. क्योंकि अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते तो इनका क्या है, ये हमें ये एक दूसरे के आइडेंटिकल भी होते हैं. ओके, आइडेंटिटी देते हैं हमें जो कि 1 है, पर ये हमें -1 एज अ रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 is 0.3 the multiplicative inverse of 3 whole 1/3? Why और why not? सेम थिंग हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सिंप्लीफाई इट. तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 10/3. रेसिप्रोकल ऑफ 10/3 इज 3/10, और 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं, और इसको मैं लिख सकती हूँ 0.3. सो 0.3 हमारे पास इसके बराबर आ गया. सो यस, 0.3 इज द multiplicative inverse of 3 whole 1/3. Fine. So this was your question number 8 and 9. Now let's come to the question number 10. Write the rational number that does not have a reciprocal. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है? वो है 0, क्योंकि 0/1 का रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे, 0/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/0 आ जाएगा, विच इज़ अनडिफाइंड. ओके, सो ये हमारे पास 0 है. ओके, सेकेंड वन इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल. तो ऐसा रैशनल नंबर या ऐसे रैशनल नंबर जो अपने ही रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं वो कौन है? 1 एंड -1. ओके, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर और इट्स नेगेटिव. ऐसे रैशनल नंबर जो अपने ही नेगेटिव के बराबर होते हैं. ओके, सो अपने ही नेगेटिव के बराबर कौन होगा? 0, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही कंसीडर किया जाता है या फिर नहीं कंसीडर किया जाता है. ठीक है,
एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 इज फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स में फिल करना है जो राइट आंसर होगा. ज़ीरो हैज़ हाउ मेनी रेसिप्रोकल्स? ज़ीरो, हमने पहले डिस्कस किया है. द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. ओके, केवल 1 और -1 ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो या फिर ऐसे नंबर्स हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं. ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़ 1/-5 और -1/5. ठीक है, आपको पता है रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप बता सकते हो. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x या फिर x/1. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का जब आप प्रोडक्ट करते हो ना या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है? रैशनल नंबर आता है. ओके, नाउ लास्ट वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा. लाइक 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 2/1, जो कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है. ओके, so this was your question number 11. Students, let's start the question number first from the exercise 1.2. Represent these numbers on the number line. हमें क्या करना है? हमारे पास रैशनल नंबर दिए होंगे, हमें उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. So first part is 7/4. Let's do it. 7/4 को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. ओके, so 7 is numerator and 4 is our denominator here. Okay, now we can see here that 7 is greater than 4, or we can say numerator is greater than denominator. Okay, so जब हमारे पास ये कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो ये परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं होता है. ओके, सो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे. ओके, सो लेट्स डिवाइड 7/4. So 4 1 4 and we have 3 remainder. So इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/3/4. ओके, 4 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड 1 क्योंकि 1 टाइम पूरा गया था 3/4. ओके, सो 7/4 हियर इज आर 1/3/4. अब हमें पता है ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा? 1 और 1 से थोड़ा सा आगे, यानी कि ना तो ये 2 है और ना ये 1 से कम है. सो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा. नाउ लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन. हियर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है. यहाँ पर मैंने 1 और 2 के बीच में ज़्यादा गैप दे दिया है ताकि मैं अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकूँ. ओके, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं एंड राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर है. नाउ 1 हमारे पास कंप्लीट है, सो लेट्स नॉट टच इट. अब हमें रिप्रेजेंट करना है 3/4 को. सो 3/4 को मुझे 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मुझे इसको 4 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा. यानी कि इस पार्ट को मुझे 4 कैटेगरी या फिर 4 पार्ट में लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. ओके, लेट्स ड्रॉ 4 पार्ट्स. ओके, मैंने यहाँ पे 3 स्टिक्स से 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है. 1 2 3 4. ओके, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद हियर 1/4, 2/4, 3/4.
4 and here we have 3 upon 4. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर मिल चुका है हमें 3 upon 4. नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. स्टूडेंट्स, let's start the question number first from the exercise 1.2. Students, here I have second part of first question from exercise 1.2 minus 5 upon 6. इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करके देखेंगे. यहाँ पर हम कभी भी कंपेयर करेंगे ना, तो ये साइन को कभी नहीं हम कंपेयर करेंगे. ओके, हम केवल नंबर्स को कंपेयर करेंगे. राइट, सो यहाँ पे 5 इज़ लेस देन 6, यानी कि न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर. तो ये एक परफेक्ट फ्रैक्शन है. परफेक्ट फ्रैक्शन है तो ये कहाँ पर लाई करेगा, ये ऑलवेज लाई करेगा, इट इज़ अ परफेक्ट फ्रैक्शन. तो ये कहाँ पर लाई करेगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में. ठीक है, परफेक्ट फ्रैक्शन आपको याद होंगे हमेशा लाई करते हैं 0 और 1 के बीच में, पर क्योंकि ये माइनस का फ्रैक्शन है इसलिए ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट विल वी डू, लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन. तो ये हमारी है नंबर लाइन. अब इसमें हम -5 upon 6 को रिप्रेजेंट करेंगे. सो इसके लिए सबसे पहले हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे. इसमें 6 पार्ट्स बनाएंगे. इसके लिए मुझे 5 लाइन्स ड्रॉ करनी होंगी. यहाँ पर मेरे पास 6 पार्ट्स बन चुके हैं. क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद हियर -1 upon 6, -2 upon 6, -3 upon 6, -4 upon 6, -5 upon 6 and -6 upon 6, which is nothing but -1. 6 से -6 को कैंसिल आउट किया तो -1 ही आएगा. ओके, नाउ here we have 5 upon -5 upon 6. Okay, so this is our answer. Students, now let's do the question number 4. Find 10 rational numbers between -2 upon 5 and 1 upon 2. So हमें -2 upon 5 and 1 upon 2 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम 2 upon 5 और 1 upon 2 को सेम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे. ओके, सो इसको सेम डिनोमिनेटर में लिखने के लिए हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. इन दोनों का एलसीएम 10 है. सो 5 को 10 बनाने के लिए हमें यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा और इधर 5 से. तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 upon 10 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 5 upon 10. सो -4 upon 10 एंड 5 upon 10 के बीच में हमारे पास इनफ रैशनल नंबर्स नहीं मिल रहे हैं. सो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके इनके बीच में ज़्यादा गैप आ जाएगा और हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएगा. लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2. सो ये हमारे पास आ जाएगा -8 upon 20 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 10 upon 20. ओके, नाउ अब हमारे पास 10 और मोर देन 10 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे हमें. और अगर हमें फिर भी नहीं मिलते तो हम इसको और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, बट फिलहाल हमें नंबर्स मिल चुके हैं तो लेट्स राइट देम. -7 upon 20, -6 upon 20, -5 upon 20, -4 upon 20,
3 upon 20, or you can write some positive rational numbers like 1 upon 20, 2 upon 20, 3 upon 20, 4 upon 20, 5 upon 20. Okay, so these are our 10 rational numbers between -2 upon 5 and 1 upon 2. Okay, so this was your answer.